मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने एक विवाद को जन्म दे दिया है। टीएमसी की नेता कहती हैं कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। वो कहती क्या है, मैं आपको पूरा उनका बयान पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूं। वो कहती है कि अगर भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देश के लोग रोजाना 100, 1000 और लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। अमित शाह बार बार घुसपैठियों के बारे में बात करें, लेकिन भारत की सीमा की सुरक्षा 5 बलों के द्वारा की जाती है और यह सीधे गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा, वो महुआ मोइत्रा कहती है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि घुसपैठिए जनसांख्यिकीय बदलाव कर रहे हैं, लेकिन जब वो ये कह रहे थे तब उनके गृह मंत्री अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा रहे थे। ये महुआ मोइत्रा का बयान है। उन्होंने कहा है कि हमारी आपकी गलती है, यहाँ तो बीएसएफ है, हम उनसे भी डर कर रहते हैं। अगर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देश के लोग हर दिन घुस रहे हैं, अगर हमारे नागरिक शिकायत करते हैं कि घुसपैठी हमारी माताओं और बहनों पर नजर रख रहे हैं और हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो ये सरकार की गलती है। तो सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए। ये एक सांसद ने देश के गृह मंत्री के खिलाफ, किसी और के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया। मतलब इस बयान में हिंसा और एक ऐसी दुर्भावना नजर आ रही है जो राजनीति में जिसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां सवाल बहुत गंभीर था। सवाल देश की सरहद की सुरक्षा का है और खास तौर पर किसके लिए? तो ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए कहाँ आ रहे हैं? या तो वो त्रिपुरा आते हैं, या तो असम के इलाके में आते हैं, या तो पश्चिम बंगाल के इलाके में आते हैं, झारखंड पहुंचते हैं, वो उड़ीसा पहुंचते हैं। वो अब कुछ ऐसे भी घुसपैठिए हैं जो दिल्ली तक पहुंच गए हैं, गुड़गांव तक पहुंच गए हैं, गुजरात तक पहुंच गए थे, जिनको खदेड़ा गया। अभी 3000 से ज़्यादा, मतलब सोच कर देखिए कि बीते 4 महीनों में करीब 3800 के आसपास अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से भारत में आए और भारत की नागरिकता के लिए उन्होंने सारे दस्तावेज, जरूरी दस्तावेज तैयार करवा लिए, उनको वापस भेजा गया, डिपोर्ट किया गया, उनको पहचान कर। कि हमारी सुरक्षा में कोई चूक रह जा रही है? क्या हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, या सरकारों की वजह से ये जितने स्टेट्स हैं उन सरकारों की कोई कमी है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व रॉ के अधिकारी एनके सूद साहब मौजूद हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यही है कि हम इस बयान, देखिए ये बयान तो राजनीति से प्रेरित है ही, लेकिन अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहें, देश की सुरक्षा के नजरिए से समझना चाहें, तो क्या आपको लगता है कि सरकार आजादी दे रही है घुसपैठियों को, या महुआ मोइत्रा सिर्फ अपना एक एजेंडा चलाने के लिए बयान दे रही है? देखिए, जो घुसपैठी है इनको नेचुरली बात है, सरकार से संरक्षण है, सरकार से हेल्प है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। ये है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन देती है, इनको एनकरेज करती है। बहुत से एमपीज इनके, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बाकी लोग भी इनको, जो लोग बाहर से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनका आधार कार्ड बनवा के देते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, जो टोटल बॉर्डर लगता है वो लगता है 4097 किलोमीटर का, बहुत लंबा बॉर्डर है। और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है, उसमें से करीब 2300 कुछ किलोमीटर का लगता है। इसमें से 900 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा जहां पे फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो जमीन नहीं देती। पैसे दे दिए गए 181 किलोमीटर के, लेकिन जमीन नहीं दी उन्होंने। और अगर फेंसिंग दे दे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक और बात बता दूं कि यहाँ पे 20 लाख काउस का स्मगलिंग की जाती थी इंडिया से बांग्लादेश के अंदर हर एक साल के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जिसके बाद ये रिड्यूस होकर के 2 लाख हो गई। अब भी मास स्मगलिंग होती है, लेकिन क्या है कि क्रेन्स के माध्यम से, और सिर्फ बीएसएफ इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। बीएसएफ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बीएसएफ की स्ट्रेंथ कम है। अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि बीएसएफ के 16
यहाँ पे अलग से यूनिट खोले जाएंगे, यानी कि 17,000 बीएसएफ के लोग भर्ती किया जाएगा ताकि वो इस बॉर्डर की सुरक्षा कर सके। ठीक है प्रॉपर सर, तरीके से। मैं जहां तक जानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा, मैं अभी तक जो जानता हूं बीएसएफ के बारे में, कि बीएसएफ के जो जवान होते हैं उनको जिस जिले में या जिस जिले के एरिया में उनकी तैनाती होती है, उनको उस जिले के एसपी को रिपोर्ट करनी पड़ती है। हो सकता है मैं गलत हूं इस, तो क्या वो एसपी भी इस मामले में किसी एरिया के किसी जिले के वो डिक्टेट कर सकते हैं या वो बता सकते हैं, उनके निर्देश पर कहीं कार्रवाई हो सकती है, रोकी जा सकती है? देखिए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, बीएसएफ और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम नहीं करेंगे, सारा कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बॉर्डर कोई सिंपल बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे नाले हैं, 11 नदियां इंडिया से बांग्लादेश के अंदर बहती हैं और वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती। लेकिन मेन प्रॉब्लम किसकी है? मेन कौन संरक्षण देता है? टीएमसी के लोग। जो बॉर्डर की स्टेट्स है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये अपना जो पल्ला झाड़ रहे हैं कि यहाँ पे रेप किया जाता है, यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, उनको रेप करते हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ममता बनर्जी की। आपने देखा क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है मुसलमानों को, पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है जो मुसलमान बांग्लादेश से आते हैं। आज वेस्ट बंगाल के अंदर कम से कम 4 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आए, और जब उनको भेजा जाता है, जैसे बहुत से रोहिंग्या को भेजा गया, उनको बोट पे बिठा करके निकाल दिया गया, तो यही टीएमसी के लोग शोर मचाते हैं। और ये जो लोग इनको भेज रहे हैं, जगह जगह से इकट्ठे करके भेजते हैं, इनको आसाम भेजा जाता है, भाई फ्लाइट से जाकर के इनको बॉर्डर पे क्रॉस करा दिया जाता है। लेकिन इस पे हमारी गवर्नमेंट को और ज्यादा सख्त एटीट्यूड लेना पड़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, उस पर सीधी गोली से काम करना पड़ेगा। सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये गुंडे लोग हैं, गुंडे वाली काम करते हैं। ये महुआ मित्रा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठाने के चक्कर में पैसे खाए थे, इनके ऊपर केस चल रहा था, इनको तो निकाल देना चाहिए था उस टाइम पे, लेकिन किस न किस तरीके से बच गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ थोड़ा सा ढीला चलता है इस चक्कर में। और ये देखिए, गुंडागर्दी तो वेस्ट बंगाल के अंदर पूरी चलती है। पहले कांग्रेस की पूरी गुंडागर्दी थी, और जितने भी लोग वोटिंग डालने जाते थे, तो वोटिंग डालने के टाइम जो बड़े बड़े सोसाइटीज थी, वहां पे ताले लगा दिए जाते थे और उनकी वोटिंग गुंडे डाल देते थे। वही जो गुंडे हैं आज ममता बनर्जी के साथ है, वही जो मुसलमान है जो यहाँ पे बांग्लादेशी है, वो ममता बनर्जी के साथ है। जो आप देखिए, वहां पे जो भी यात्रा निकलती है उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं, बम फेंके जाते हैं। ममता बनर्जी कोई काम नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। महुआ मित्रा जो बात कर रही है वो खुद नहीं कर रही, उसको ममता बनर्जी ने कहा है कि आप इस स्टेटमेंट दो दे, क्योंकि आज बहुत फ्रस्ट्रेशन है ममता बनर्जी के अंदर। जब लास्ट इलेक्शन हुए थे असेंबली के अंदर, तो उस टाइम पे ममता बनर्जी भी इलेक्शन हार गई थी, और ममता बनर्जी को पता है कि जब 4 करोड़ यहाँ पे वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे, उस नकली वोटर डल नहीं पाएंगे, जो बड़े हुए लोग हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे, बांग्लादेशियों के नाम हटा दिए जाएंगे। और सेंटर इस टाइम पे बहुत मजबूती से काम कर रहा है, हमारी एजेंसी भी काम कर रही है। हाँ, अभी मैं बता दूं आपको, पश्चिम बंगाल में टीएमसी शहीद दिवस मनाती है, उसमें कह रही थी कि एसआईआर जैसी कोई चीज अगर आता है पश्चिम बंगाल में बिहार की तरह, तो हम उसको आने ही नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, भगा देंगे। आप खुद सोचिए इनका क्या एटीट्यूड है। अगर आज वहां पे बांग्लादेशी हट जाएं, रोहिंग्या हट जाएं, तो ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इवन रवि रंजन जो एक कांग्रेस के एमपी रहे हैं, उन्होंने कहा उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास का जो है वहां पे 40 लाख नकली वोटर्स हैं। नकली वोटों पे तो चल रहे हैं, यही काम बिहार के अंदर था, क्योंकि इनके पास गुंडे बैठ हुई है पश्चिम बंगाल के। आप देखिए ना, काउ स्मगलिंग में कितने इनके एमपी पकड़े गए। एक एमपी के जब घर के अंदर रेड की गई तो वो अपने खिड़की से निकल के भाग गया, बाद में पकड़ लिया गया उसको। देखिए, यहां पे बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को जाना चाहिए अगर देश को सुरक्षा करनी है, अगर वेस्ट बंगाल को बचाना है। और ये इनको डर भी लग रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि कैसे बीएसएफ के काम में कैसे ये रुकावट बनते हैं, या सीआरपीएफ हो, उनके काम में कैसे ये लोग रुकावट बन रहे हैं? ममता बनर्जी तो ये कहती हैं कि बॉर्डर सुरक्षा करना वो तो गृह मंत्रालय का काम है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तो गृह मंत्रालय के अधीन है। आपको मैं बताऊं कि जब बीएसएफ के लोग निकलते हैं, तो मैं भी बॉर्डर के ऊपर रहा हूं, कि jैसे हम जाते हैं एक एरिया के अंदर, तो हम 15 दिन का टूर लगाते थे। हमारी जो टीम जाती थी, 4-5 आदमियों की टीम होती थी, आर्मी को बता के जाते थे, आर्मी अपना ख्याल रखती थी। उसके बाद दूसरी जगह जाते थे, वहां 15 दिन लग जाते थे। तो बीच में बहुत से गैप्स होते हैं, बहुत से होल्स होते हैं जो फिलअप करने पड़ते हैं। जब तक आपको लोकल एजेंसी सपोर्ट नहीं देगी, या जैसे वहां पे पुलिस बैठी है वो सपोर्ट नहीं देगी, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी स्मगलर्स है, उनको लोकल पुलिस सपोर्ट देती है, लोकल एमपी सपोर्ट देते हैं, लोकल एमएलए सपोर्ट देते हैं, इसीलिए तो कंट्रोल नहीं हो पाता। और ममता बनर्जी की तो पूरी सपोर्ट है, वो तो खुलेआम गालियां देती है, हिंदुओं गालियां देती है। आप देखिए, हिंदू त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे मुसलमान का त्योहार बन जाएगा, लेकिन आपको अगर हिंदू त्योहार बनाना है तो वहां पे आपको बना नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस पर पत्थर चल जाएंगे, पत्थर नहीं चलेंगे तो परमिशन नहीं देगी कि आप यहां से यात्रा निकालेंगे। मुसलमानों को पहली प्रेफरेंस है, बांग्लादेशियों को पहली प्रेफरेंस है, लेकिन हिंदुओं को प्रेफरेंस नहीं है, और वहां पे लोग जाग रहे हैं, इसीलिए देने का मतलब कि उनका राजनीतिक वजूद बहुत पावरफुल हो गया है।
पावरफुल हो गया, लेकिन इससे पे सेंटर काम कर रहा है। देखो सेंटर के बाद मैं आपको बताऊं, जब सेंटर पे गवर्नमेंट आई थी मोदी की, तो उनका जो पहला टेंशन था वो था पाकिस्तान की तरफ। कई साल तक वहीं पे लगे रहे। आर्टिकल 370 भी हटा दिया कश्मीर से। उसके बाद 2024 से 20 से लेकर 2024 तक उनकी टेंशन पूरी थी चाइना की तरफ। इंडिया के अंदर भी डिस्टर्बेंस चल रही थी। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमें बांग्लादेश की तरफ ख्याल करना चाहिए, जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट थी उसकी शेख हसीना की, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, फिल्ट्रेशन होती थी, लेकिन बेसिकली कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बीएसएफ के 16 यहाँ पे अलग से यूनिट खड़े करने शुरू कर दिए। 17 लोगों के रिक्रूटमेंट की काम चल रहा है, क्योंकि बीएसएफ पे प्रेशर बहुत है। बीएसएफ क्या है, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर देखता है, पूरा जो पंजाब और जम्मू का बॉर्डर है वो देखता है जो पाकिस्तान से लगता है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी है। लेकिन जब तक आपको लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी, देखिए जब मोदी पावर में आए थे तो उस टाइम पे कच्छ के अंदर बिजली नहीं थी, तो मोदी ने बिजली पानी का कनेक्शन दिया। मैं बॉर्डर पे रहा हूं, बॉर्डर के अंदर जो हम पानी पीते हैं, हमारे लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो झरने का पानी आता है वही पीते हैं, चाहे लोग उसमें पेशाब करें या कुछ करें, वही पानी पीना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी हमारे बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं, उनको पीछे पानी और बिजली के सपोर्ट तो लोकल गवर्नमेंट देगी, जो ममता बनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, और जानबूझ के प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इनकी जो लॉयल्टी है देश के साथ भी है। इनकी लॉयल्टी है बांग्लादेश के साथ। इनको पावर पे बैठने किसी भी तरीके से बैठे, चाहे देश जाए बाहर के अंदर। और मैं बता दूं, जब पीएम मोदी पावर में आए थे 2015 में बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश के अंदर उनकी पहली विजिट थी, क्योंकि उससे पहले वहां पे गवर्नमेंट एंटी इंडिया गवर्नमेंट थी, जब क्योंकि एक बाउंड्री एग्रीमेंट था जो 1974 से पेंडिंग था, और तब जाके पीएम मोदी ने बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया। 111 एनक्लेव दिए बांग्लादेश को और 51 एनक्लेव दिए बांग्लादेश से इंडिया के अंदर, क्योंकि कोई मकान ऐसे थे जिसका मुंह उधर और सिर इस तरफ था, तो सारे के सारे एरिया को बराबर किया गया, पेपर पे सारा काम किया गया। लेकिन उसके बाद यह था कि यहाँ पे बॉर्डर पे स्मगलिंग कम करती जाएगी, रोक दिया जाएगा, गांव की स्मगलिंग रोक दी जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया सेंटर को। इवन जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है मैं समझा नहीं सकता आपको। इवन सीबीआई के लोगों को मारा जाता है, आप देखते ईडी के लोगों पर रेड की जाती है। ममता बनर्जी या उनकी जो भगवा मित्रा है, ये इनका एजेंडा कोई नहीं है, इनका एजेंडा एंटी नेशनल एजेंडा। ये किसी न किसी तरीके से पावर में रहना चाहते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस दिन बांग्लादेशी रोगियां निकल जाएंगे, इनकी पावर आधी रह जाएगी, और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में इनको खतरा है, इसलिए शोर मचा रखा है इन्होंने, और गालियां देनी शुरू कर दी होम मिनिस्टर को, लेकिन होम मिनिस्टर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे पहले आप देखिए मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान की जाके कहते हैं कि आप मोदी से कहिए, आप मोदी को हटाइए। फिर उन्होंने कहा नीच प्राइम मिनिस्टर, कोई उल्टी सीधी बात करता, कोई कहता है कि इसकी गर्दन काट दो, पीएम की गर्दन काट दो। एक आपके इनके एमपी है कांग्रेस के, वो कहते हैं मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि पीएम मोदी रिस्पांस कोई नहीं देते। और ये लोग पावर में इसीलिए नहीं आ रहे कि गालियां देने की आदत पड़ गई है। महुआ मित्रा को चाहिए कि तो रिजाइन कर रहे इनको पार्लियामेंट से, क्योंकि इनके ऊपर सीरियस करप्शन के चार्जेस लगे थे, लेकिन पावर छोड़ेंगे नहीं, गालियां देने का इनका धंधा बन चुका है। और आज जो गुंडे बैठे हैं, जो देखिए जब सीपीएम जो पावर में थी तो उन्होंने गुंडे पाले हुए थे जो कब्जा कर देते थे सारे बूथ के ऊपर, वही गुंडे ममता बनर्जी के साथ है। और उनके साथ उनके गुंडे इसलिए बढ़ गए कि इन्होंने बहुत से बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर रखा। और बांग्लादेशी क्यों आने चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम राज बनाना चाहते हैं, मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं देश को, और ममता बनर्जी उसको सपोर्ट करती है। महुआ मित्रा उनको सपोर्ट करती है, इसीलिए आज गालियां दे रहे हैं होम मिनिस्टर को, क्योंकि होम मिनिस्टर बड़ा सीरियस एक्शन ले रहे हैं इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर बच्चों के खिलाफ। आप एक देखिए, पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। बिहार में पीएम को गाली दी गई, पीएम की मां को अपशब्द कहे गए, बंगाल में होम मिनिस्टर को अपशब्द कहा गया, और ये सीक्वेंस देखिए कि बिहार के बाद अब अगला जो चुनाव होना है वो बंगाल में ही होना है। देखिए, एक दो स्टेट ऐसी हैं, जैसे आप बिहार की बात कर लीजिए, लालू ने जितना सत्यानाश किया देश का किसी ने नहीं किया। इससे पहले अखिलेश ने जितना यूपी का सत्यानाश किया, सारे गुंडे उसके पास थे। और अब क्या है कि ममता बनर्जी जिस दिन पावर से हटेगी तब पूरा देश को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। बिहार से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे वेस्ट बंगाल है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट लगती है, और बांग्लादेश इस टाइम पे इंडिया का एनिमी नंबर 1 बना हुआ है। और इंडिया के ऊपर जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से इनकी इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, आप देखिए बहुत जल्दी बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के तरफ रुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये घुस रहे हैं नेपाल के रास्ते, फिर बांग्लादेश के रास्ते घुसेंगे। मुझे इस चीज की चिंता नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होशियार है और हमारी एजेंसी एक्टिवली काम कर रही है, ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो, कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जब आपके दुश्मन अंदर के हो तो आपको मुश्किल हो जाती है। लेकिन इनको रोकने का तरीका है कि बांग्लादेशी जो आते हैं वहां पे एनकाउंटर करना पड़ेगा, उनको ट्रीट करना पड़ेगा एज ए टेररिस्ट।
तब ये काम रुकेगा। जब तक गोलियां नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और आज हम किसी की परवाह नहीं करते, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई हो। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। जितने भी इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, जो काउ स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है, चाहे बीएसएफ के हो चाहे लोकल पुलिस के हो, उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, तब ये काम रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनके सूद साहब, आपका बहुत बड़ी जानकारियां आपने दी है। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के आसपास के बॉर्डर सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते हैं, अवैध तरीके से घुसते हैं। और सबसे बड़ा जो सर ने बताया कि करीब 900 किलोमीटर का जो एरिया है वो दुर्गम इलाका है, वहाँ फेंसिंग नहीं है, तो इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मतलब भरपूर फ़ायदा मिलता है। और इसीलिए वो भारत में घुसते हैं। सरकारों का सपोर्ट मिलता है, सरकारों का जो सपोर्ट हमारे पैरामिलिट्री को मिलना चाहिए वो सपोर्ट उल्टा मिलता है उन घुसपैठियों को। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं भारत के लिए। खैर, महुआ मोइत्रा ने जो कहा उसको किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जाना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इस तरह हिंसा वाले शब्दों की कोई जगह नहीं होती है। आपका दर्शकों क्या मानना है? महुआ मोइत्रा ये जो कह रही हैं कि अमित शाह का सिर काट कर रख देना चाहिए टेबल पर। बिहार में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द। ये जो एक मतलब ट्रेंड चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।